की शुरुआत एक कहानी से करते हैं और कहानी एक बच्चे की है। एक बच्चा है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसके एग्जाम में मैथमेटिक्स आना है, गणित आना है। और उसके गुरुजी एक दिन उसे एक बात समझाते हैं, वही बात जो मैं आपको तमाम क्लासेस में समझाता रहा हूँ गणित की, कि डिविजिबिलिटी रूल का बड़ा रोल है, विभाज्यता के नियमों का बड़ा ही भैया तगड़ा रोल है एग्जाम में। उसके गुरुजी उसे एक बात समझाते हैं कि बेटा, क्वेश्चन का उत्तर निकालते समय यदि तुम कैसे भी ये पता कर लो कि इस क्वेश्चन की जब आप ऑपरेशंस कर रहे होंगे, यानी कि जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो कहीं इसके उत्तर में इस नंबर का गुणा हुआ होगा, यानी किसी के उत्तर में 9 का गुणा हुआ होगा, किसी के उत्तर में 11 का गुणा हुआ होगा। तो यदि आप इस बात को आइडेंटिफाई कर लो कि इसके उत्तर में इस नंबर से गुणा हुआ होगा, तो उसी नंबर से भाग देकर ऑप्शंस में आप ये पता कर पाओगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। और इसी आधार पे यदि आप तुक्का भी मारोगे कॉमन सेंस लगाकर, तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं जब वो बच्चा ये बात पढ़ रहा होता है, विभाज्यता के नियम पढ़ रहा होता है, तो वो चैप्टर पे पहुंचता है मेंशुरेशन पे, क्षेत्रमिति। जब वो पढ़ता है तो वो देखता है कि तमाम जगह पाई का इस्तेमाल हुआ है। जहां भी कोई गोल चीज आ गई है, गोला आ गया है, वृत्त आ गया है, वहीं कहीं ना कहीं से पाई आ गया है। पाई मतलब 22/7 का गुणा हो रहा है हर एक फॉर्मूले में। आयतन की बात हो रही है, पाई आ जा रहा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई, उसने देखा कि भाई ये पाई आ जा रहा है गुणा में, यानी कि 22/7, यानी कि 11 का गुणा हो जा रहा है वहां संख्या में, उत्तर में। इसका मतलब फिर वो लड़का, वो बच्चा, वो स्टूडेंट अपना दिमाग दौड़ाता है और कहता है, गुरुजी ने कहा था कि जब भी किसी नंबर का गुणा तुम्हें पता चल जाए तो उत्तर में देख लेंगे कि उसका भाग जा रहा है कि नहीं। तो वो पाई को पकड़ता है और देखता है कि 11 मुझे नंबर मिला पाई से, यानी कि इस क्वेश्चन के उत्तर में 11 का गुणा हुआ होगा। तो क्या मैं इस्तेमाल करके 11 के डिविजिबिलिटी रूल का ये पता कर सकता हूं कि ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यही बात मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। ये किताब है मेरे सामने की, मैं किताब भी आपको दिखा दूं ताकि आप ये ना कह सको कि भैया ने क्वेश्चन छांट लिए थे। यूथ पब्लिकेशन किताब आपके सामने, मैं अभी जस्ट पढ़ रहा था क्योंकि मेरा एक भाई भी तैयारी कर रहा है, तो मैं भी अक्सर उसी की किताब मेरे पास थी, मैं देखने लगा। मैंने देखा यार ये तो कमाल है, ये बात बच्चों को बता देनी चाहिए। हालांकि मैंने ये अपने एग्जाम्स में अक्सर इस्तेमाल की, अपने दरोगा के एग्जाम में भी इस्तेमाल की थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने बड़े स्तर पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने उठाया, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूं, 442 नंबर पेज है और ये 7वां टाइप है। शंकु पर आधारित क्वेश्चंस हैं जो मेरी नजर इन क्वेश्चंस पर पड़ी, तो मैंने सोचा एक बार इनका पोस्टमार्टम आपके सामने कर दूं। इन क्वेश्चन से मैं आपको सिखा दूंगा क्या अप्रोच है, क्या ट्रिक है, फिर आप पूरे गणित में उसे लगाएंगे और अपना समय बचाएंगे। जब आप इसे देखेंगे तो आप कहेंगे भैया क्या जादू आपने सिखा दिया। और हाँ जी, ये एकदम जादू की तरह ही काम करेगा। और इसके बाद, इस जादू को दिखाने के बाद, यदि जो हमारे एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले लोग हैं उनमें थोड़ी बहुत अकल आए, वो ऑप्शन ऐसे सेट कर पाए कि बच्चा इस तरह से ट्रिक का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को ना कर पाए, तो मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूं कि यदि वो ऐसे ऑप्शंस बना पाए तो अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो आप भी इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व करना आपके सामने शुरू कर देता हूं। तो ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं, यहां पर मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, 91 नंबर जिस क्वेश्चन का नंबर है, इसमें देखो परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन हमारी ट्रिक से नहीं होगा। अब हम चलते हैं आगे सवालों पे। जैसे ही आपने देखा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपको ऐसी ट्रिक, ऐसी अप्रोच लगाने के लिए इतना आइडिया होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले में पाई आता है, यानी 22/7 आता है। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो जो होता है पाई r इंटू एल प्लस आर, यानी कि पाई का गुणा होता है उत्तर में 22/7 का गुणा होता है। ये आपकी समझ में आया, यानी 22 का गुणा मतलब 11 का गुणा, यानी उत्तर में 11 का भाग जाएगा जो भी उत्तर होगा। अब हम देखते हैं लाइव क्वेश्चन जो आए हुए हैं। कुछ बच्चे इस पे भी कमेंट कर देंगे भैया ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं पेपर में, तो देख लो ये 2021 में आया है, 3rd शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं नहीं कहता कि सारे क्वेश्चंस में ऐसी ट्रिक्स लगेगी, लेकिन मैं कहता हूं 4 क्वेश्चन में भी आपने तमाम जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, जो 100 वीडियो मैंने डाली हैं अर्थमेटिक की, और इन सब ट्रिक्स को मिला के जो 100 वीडियो मेरी पड़ी है, यूट्यूब चैनल आपका जो खाकी गाइड SI सुधीर चैनल है उस पर, तो वहां जाकर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, गणित की प्लेलिस्ट में, तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो एग्जाम में आपका समय बचा रही होंगी। खैर यहाँ हम पाई की बात करें तो मैंने इस सवाल में देखा, मुझे समझ में आया कि इसके जो फॉर्मूला है उसमें कहीं पाई का गुणा होता है,
यानी कि उत्तर में 11 का गुणा हुआ होगा, 11 का भाग जाना चाहिए। मैंने देखना शुरू किया 11 का भाग कैसे चेक करते हैं, किसी नंबर में 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। हम अल्टरनेट को जोड़ते हैं, अल्टरनेट नंबर को जोड़ के उनका अंतर देखते हैं। यदि अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, यानी उनका अंतर यदि 11 से कट रहा है तो संख्या 11 से कट जाती है। मैंने रिकैप आपको करवा दिया, बाकी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आता होगा। ये देखें, पहला ऑप्शन आपने देखा 6 अल्टरनेट 0, अंतर यहाँ 2 आ गया, ये 11 से नहीं कटता। 6 0 0 9, अंतर 3 आ गया, 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता। ऑप्शन डी केवल 11 से कट रहा है। ऑप्शन डी उत्तर लगा के मैं आगे बढ़ा, अगले सवाल पे पहुंचा 93 नंबर क्वेश्चन पे। फिर इसने कहा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते ही आपकी समझ में आया कि इसका जो भी उत्तर होगा इसके फॉर्मूले में पाई का गुणा होता है, यानी 11 का गुणा हुआ होगा। उत्तर में 11 का भाग जाना चाहिए। 7 और 2 9 और 8 और 9 का अंतर देखा तो 1 आया, 11 से नहीं कटता। 7 2 9, यहाँ अंतर 2 आया, 11 से नहीं कटता। 7 2 9 और ये 9 अंतर 0 आया, 11 से कट जाएगा, ये भी 11 से नहीं कटता। ऑप्शन सी लगा के मैं आगे बढ़ा। आप 7 के साथ यहाँ देखिए सी मेरा उत्तर आया, सी यहाँ भी उत्तर है, ये लगा के मैं आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 94 पे पहुंचा। यहां भी मैंने देखा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात हो रही है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और फिर आपने देखा जो भी इसका उत्तर होता है उसमें फॉर्मूले में पाई का गुणा होता है। फिर आपने वही ट्रिक लगाई, यहां देखा अंतर 11 से नहीं कटता, ये नंबर 11 से कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, एक नंबर मिला, सी लगा के आप आगे बढ़े। अगला सवाल आपने देखा फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, यानी इससे तुम्हारी समझ में, आपकी समझ में एक बात आ गई होगी कि ऐसा क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया, यानी कम से कम ये बात तो तय हो गई कि हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस ट्रिक से किया जा सकता था, जो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि मैंने पूरा अभी एनालिसिस किया नहीं, बस एक चैप्टर देखा है, उसके आधार पर बता रहा हूं। जो ट्रिक्स मैंने बताई है ये मैं कह रहा हूं बहुत होशोवास में कह रहा हूं कि जो मैंने मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया है, अंकगणित पढ़ाया है, यदि एग्जामिनर बहुत टफ पेपर सेट नहीं कर रहा है तो यदि आपने वो 100 वीडियो 20-20 मिनट की देखी है तो मैं कह रहा हूं कि बड़े आराम से वहां से आप अपने जो भी आपकी स्पीड है वो कम से कम 2 गुनी हो जाएगी इस समय जो भी स्पीड होगी, यदि आप उन वीडियोस को देख लेते हैं। हालांकि उसमें हमने बहुत बड़ा तामझाम नहीं किया, ये डिजिटल बोर्ड ये सब चीज़ें हमारे पास व्यवस्था तो है नहीं, क्योंकि हम तो पढ़ाई से बहुत पैसा तो हमने कमाया नहीं, हम तो भाई अपनी नौकरी करते हैं उससे कमाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। बाकी ये तो बस बच्चों के सहूलियत के लिए, ताकि जो हमने थोड़ा बहुत जानते हैं 2-4 टूटी फूटी चीज़ें वो आपको बता पाएं, इसलिए ये हमने एक जरिया चुना है। अगला सवाल 95 नंबर आपने देखा, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई, आपकी समझ में आया पाई का गुणा हुआ होगा उत्तर में, तो आप देखने लगे ऐसा ऑप्शन जिसमें 11 का भाग जाता है। आपने ऑप्शन ए देखा 11 का भाग नहीं जाता, यहाँ भी 11 का भाग नहीं जाता, इस ऑप्शन में 11 का भाग गया, इसमें 11 का भाग नहीं जाता, तो ऑप्शन बी लगा के मैं आगे बढ़ा। 96 नंबर क्वेश्चन मैंने देखा फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई तो पाई का इसमें गुणा होगा। फिर आप ढूंढने लगे वो ऑप्शन जिसमें 11 का भाग जाता, 8 दूनी 16, 11 का भाग नहीं जाता, 8 और 8 16, यहाँ भी 8 बचा, 11 का भाग नहीं जाता, 8 और 8 16 7, 11 का भाग नहीं जाता, 8 और 8, ऑप्शन डी आपको मिला जिसमें 11 का भाग जाता था, लगा के आप आगे बढ़े। अब देखिए अगला टाइप आया, अब ये बेलन पर आधारित क्वेश्चन आ गया। अभी शंकु की बात हो रही थी, अभी बेलन पर आधारित क्वेश्चन आ गया। यहाँ जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब जो एग्जामिनर है वो बेलन और शंकु की नॉलेज चेक कर रहा है या फिर मेरे डिविजिबिलिटी रूल वाले कॉन्सेप्ट की नॉलेज चेक कर रहा है। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने अगला सवाल देखा, देखिए ये जो क्वेश्चन है 97, इसमें रेशो की बात कर रहा है। हालांकि जो थोड़ा बहुत जानते होंगे रेशो के बारे में वो जानते होंगे कि ऊंचाई का और आयतन का अनुपात, यदि समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है। अच्छा 3:1 त्रिज्या है तो ऊंचाई का अनुपात भी क्या होगा, ऊंचाई का अनुपात, खैर इस सवाल को हम छोड़ते हैं। वैसे इसमें होना चाहिए 9:1 होना चाहिए, 1:9 हो गया। खैर मैं इस सवाल को छोड़ता हूं, जो मैं अभी जिस अप्रोच की बात करता हूं उस पर आता हूं। 98 नंबर क्वेश्चन मैंने देखा, फिर इसमें आयतन की बात कर रहा है। आयतन देखते ही आपकी समझ में इतना देखो आपको आना चाहिए कि आयतन का आपको पता होना चाहिए कि इसके फॉर्मूले में पाई आता है। जब भी आयतन की बात करता है तो पाई आर स्क्वायर एच की बात होती है। बेलन जो कि एक ऐसी आकृति होती है, आप सब जानते होंगे इस तरह की आकृति बेलन होती है। पाई आर स्क्वायर एच, सारी चीजें डिटेल में हम मेंसुरेशन की क्लास में पढ़ ही लेंगे, अभी मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं। तो पाई आर स्क्वायर एच जानते हैं आप, मोटा मोटा ये जानते हैं कि आयतन की बात हुई, बेलन के आयतन में पाई आता है, यानी कि पाई का गुणा हुआ होगा, जो भी उत्तर हुआ आया होगा, यानी कि उसमें 11 का भाग जाना चाहिए। फिर आपने देखा 4 2 6 और 1 7 और 6 और 1 7, इसमें 11 का भाग जाता है। बाकी सारे ऑप्शन भी आपने चेक कर लिए, कहीं ऐसा हो कि ऐसे 2 ऑप्शन आपको ना मिल जाए 2 ऑप्शन यदि ऐसे मिल जाएंगे जिनमें 11 का भाग जाता हो तो फिर तुक्का मारना थोड़ा
टफ काम हो जाएगा। उस केस में आप तुक्का मारेंगे भी तो थोड़ा और सोच समझ कर कोई और लॉजिक देखेंगे, है ना। और कभी कभी आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसी से काम हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपने देखा, इसमें 11 का भाग गया। अगला देखा 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 2 11, 11 का भाग नहीं जाता। 4 2 6 1 7, 8 और 1 9, 11 का भाग नहीं जाता। 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 1 8, केवल एक ऑप्शन मिला 11 का भाग जाता था। जब मेरे पास एग्जाम में टाइम है तब तो मैं पूरा सॉल्व करके अपनी तसल्ली अच्छी तरह कर ही लूंगा, लेकिन जब समय नहीं है तो मैं ऐसे लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। अगले क्वेश्चन पे आया 99 पे, फिर इसने बेलन के आयतन की बात करी, फिर मुझे पाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर मुझे पता चला कि उत्तर में 11 का भाग जाएगा। फिर मैंने चेक किया, 1 और 1 2, 8 और 2 10 मिला, 8 और 1 ये 9 मिला, 11 का भाग नहीं जाता। 2 और 1 3, 8 और 3 11, 8 और 1 9, 11 का भाग नहीं जाएगा। 3 1 4, 8 4 12, 8 और 1 9, 11 का भाग नहीं जाता। आपने देखा 1 8 और 1 9, 8 और 1 9, दोनों 9 9 हुए, यानी अंतर 0 हो जाएगा। जो बच्चे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ के आए हैं उनकी समझ में तो आ रही होगी क्लास। जिनको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, उनकी समझ में नहीं आ रही होगी, बिल्कुल नहीं आ रही होगी, ऐसा मुझे पता है बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल। खैर 100 नंबर क्वेश्चन आपने देखा। फिर आयतन की बात हुई, आयतन देखते ही आपकी समझ में आया पाई का गुणा इसमें हुआ होगा, तो उत्तर में 11 का भाग आपने देखा कौन से में जा रहा है, 5 और 2 7 और 5 और 4 9, 11 का भाग नहीं जाता। 5 2 7, 6 4 10 नहीं जाता। 5 2 7, 4 और 4 8 नहीं जाता। आपने देखा 5 और 2 7, 4 और 3 7, दोनों 7 7 हुए, अंतर निकालेंगे 0 हो जाएगा, 11 का भाग जाता है। ऑप्शन डी लगा के आप आगे बढ़े। 101वें क्वेश्चन पे आप पहुंचे। बेलन के आयतन की बात हुई, आयतन देखते ही फिर आपने कहा पाई की बात हो रही है, यानी 11 का गुणा हुआ होगा। उत्तर देखने चले भाई, 11 का भाग किस में जाता, 6 और 3 9 0, 5 और 5 10, 11 का भाग नहीं जाता। 6 और 2 8 0, 5 और 5 10, 11 का भाग नहीं जाता। 6 और 4 10 हुआ, 5 और 5 10 हुआ, 10 में से 10 जाएगा तो 0 बचेगा, 11 का भाग जाता है। अगला ऑप्शन देखा आपने 6 1 7, 5 और 5 10, 11 का भाग नहीं जाता। ऑप्शन बी लगा के मैं आगे बढ़ गया। 102वें क्वेश्चन पे मैं पहुंचा, बेलन के फिर आयतन की बात हुई, फिर मेरी समझ में आया पाई का गुणा होगा। फिर मैंने ऐसा ऑप्शन देखा जिसमें 11 का भाग जाता है। 9 और 3 12, 8 और 6 14, 11 का भाग नहीं जाता। 9 और 3 12, 9 और 6 15, 11 का भाग नहीं जाता। 9 और 3 12, 7 और 6 14, 11 का भाग नहीं जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे ये आदमी इतनी जल्दी जल्दी डिसाइड कर रहा है 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा मैं एक बार फिर बता देता हूं। हम अल्टरनेट को जोड़ते हैं, जैसे ऑप्शन बी में मैंने जोड़ा 9 और 3 12 हुए, 12 0 0, यानी ये वाली चीज तो 12 बनी, और बाकी अल्टरनेट जो बचे हैं 7 और 6 13, ये 13 बने। अब इनका अंतर देखना, इनका अंतर 1 है। 11 से भाग जाने के लिए अंतर या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, यही बात है। तो अंतर यहाँ 1 आया, मतलब 11 से भाग नहीं जाएगा। अब चौथा ऑप्शन देखें, देखो 9 और 3 12, यानी इसका ऐड तो 12 बना, बचे अल्टरनेट 6 और 6 12, इसका भी एडिशन 12 बना। अब 12 और 12 का अंतर 0 हो गया, यानी कि 11 का भाग चला जाएगा, तो ऑप्शन डी लगा के मैं आगे बढ़ गया। अब तो मुझे लगता है 11 की डिविजिबिलिटी जिन्हें नहीं आती उन्हें शर्म आ रही होगी, वो जाके 11 की डिविजिबिलिटी वाला नियम पढ़ लेंगे। जिन्हें आती है वो सोच रहे होंगे क्या ही हमने धमाकेदार क्लास आज कर ली। अब तो जहां भी पाई का गुणा हमें दिखेगा, जिस भी ऑप्शन में, बेलन में, शंकु में, और जहां भी आयतन की बात होगी, बेलन की, शंकु की, वृत्त की, गोले की, अर्ध गोले की, और तमाम ऐसी आकृतियां हैं जिनमें गोला कहीं ना कहीं बनता है, वहां पाई का इस्तेमाल आप सब जानते हैं होता है, क्योंकि पाई का मतलब ही होता है गोले की परिधि और गोले के व्यास का रेशो, ये आप जानते होंगे। खैर अगला सवाल मैंने देखा, देखिए इतने त्रिज्या इसने दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, और आयतन की बात कर रहा है। जैसे ही आयतन पूछा आप समझ गए पाई का गुणा हुआ होगा गुरु। और आपने देखा भाई साहब 11 का भाग कौन से ऑप्शन में जाता है, 8 4 12 और 6 18 बना, 9 और 9 18 बना, इसमें तो जा रहा है गुरु, ये उत्तर हो सकता है। आगे बढ़े, 8 4 12 और 6 18, 9 और 8 17, 11 का भाग नहीं जाता। 8 4 12 और 6 18, 9 और 7 16 नहीं जाता। 8 और 4 12 और 6 18, 9 और 9 18, यहां आपको 2 ऑप्शन मिले। क्यों भैया मिले ना 2 ऑप्शन? फिर मैंने देखा एक बार 4 और 8 12 और 6 18 और 9 और 9 18, यहां जैसे ही आपको 2 ऑप्शन मिले, अब आपको ए और डी में या तो तुक्का मारना है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता तो सोल्व करना आता तो भैया आपको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सोल्व क्यों करना पड़ेगा, यहां मैं आपसे कह देता कि भाई 16 भी तो है, 16 का भी तो गुणा हुआ है, तो 8 का भाग देख लो। तो आपने जैसे ही 8 का भाग देने की कोशिश करी दोनों ऑप्शन में, 896 और 896 दोनों में सेम है, पीछे भी, यहां भी आप गोला खा गए, गच्चा खा गए भैया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी, पाई आर स्क्वायर एच लगाने की जरूरत
पड़ जाएगी। आपने देखा एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें दिक्कत हुई हमें लगाने में। अब हम आगे बढ़े 104वें क्वेश्चन पे। हमने देखा फिर आयतन की बात हुई, पाई की बात हुई। मैंने कहा आयतन निकालना है तो पाई का गुणा होगा। फिर मैंने ऑप्शन देखे 8 और 8 16 और 3 19 और 6 और 5 11, इसमें भाग नहीं जाता। 8 और 8 16 और 3 19, 5 और 3 8, 19 में से 8 गए तो अंतर 11 बनेगा, यानी इसमें 11 का भाग जाता है। 8 और 8 16 और 3 19, 5 और 5 10, अंतर 9 बना। 8 और 8 16 और 3 19, 5 और 4 9, अंतर 10 बना, यानी एक ही ऑप्शन मिला ए, जिसमें 11 का भाग जाता था। अगला क्वेश्चन 105। उस बेलन का फिर इसने आयतन पूछ लिया, त्रिज्या दे रखी थी। देखिए त्रिज्या 42 दे रखी है, 21 दूनी 42, 7 21, 7 भी यहाँ काम आ सकता है। खैर हमने वही देखा कि पाई का इसमें गुणा हुआ होगा, यानी कि 11 की डिविजिबिलिटी वाला काम आ सकता है। हमने चेक करना शुरू किया, 1 और 6 7 और 3 10 मिला हमें, 0 और 3 6 और 3 9 मिला, इसमें 11 का भाग नहीं जाता। 8 और 1 9, 9 और 3 12 और ये 6 और 3 9, 12 और 9 का अंतर 3, उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि 11 का भाग नहीं जाता। आप अगले ऑप्शन की तरफ बढ़े, आपने देखा 7 और 1 8 और 3 11, यहाँ 11 बना। और आपने देखा कि भाई 6 और 3 9 बना, इसमें भी नहीं जाता। अब तो खैर एक ही ऑप्शन बचा, इसे भी चेक कर लेते हैं। 5 और 1 6 और 3 9 और 6 और 3 9, 9 और 9 का अंतर हुआ 0, यानी कि डी ऑप्शन लगा के मैं आगे बढ़ा। आप देख रहे होंगे कितने क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो पा रहे हैं। फिर यहाँ रेशो की बात कर दी, तो जहां रेशो की बात कर दी मैं वहां बता ही चुका हूं भाई, जहां ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा हो कि इसके उत्तर में आपको संख्या पता चल जाए इससे गुणा हो रहा होगा, तो वहां उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जहां पाई आ जाता है उत्तर में, तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई इसके उत्तर में 11 का गुणा हुआ होगा। जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 11 का भाग भी जाएगा। 107वें क्वेश्चन में फिर इसने पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की, लेकिन यहाँ एक फॉर्मूले के फॉर्म में दे रखा है। यहाँ भी हमारी वो ट्रिक काम बिल्कुल नहीं करेगी, हमारी अप्रोच गायब हो जाएगी। अब अगला सवाल देखा, बेलन के आयतन की बात कर रहा है। 108वां क्वेश्चन, त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। फिर वही हमने अपना दिमाग लगाया, हमने कहा भाई साहब देखते हैं 11 का भाग किस में जा रहा है। 5 और 1 6, 5 और 2 7, 11 का भाग नहीं जाता। 5 और 1 6, 5 और 3 8, अंतर 2 हुआ, 11 का भाग नहीं जाता। 5 और 1 6, ये भी 5 और 1 6, अंतर 0 हुआ, 11 का भाग चला जाएगा। यहाँ देखा 5 और 1 6, 5 और 4 9, 11 का भाग नहीं जाता। ऑप्शन बी लगा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 109वां क्वेश्चन मैंने देखा, फिर इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है बेलन के। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यदि आप नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए, और फॉर्मूला भी नहीं जानते तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि इसके फॉर्मूले में पाई आता है, यानी पाई का गुणा होता है। तो आप ढूंढने लगे ऐसा जवाब जिसमें पाई का भाग जा सके। जैसे ही आप जवाब ढूंढने पहुंचे तो आपने देखा गुरु पाई तो इसने इस बार दे ही दिया ऑप्शन में, यानी कि 11 की डिविजिबिलिटी वाला इसने मामला ही खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही आपको पाई मिला ऑप्शन में कि पाई दे ही दिया, गुणा होना ही नहीं भाई, पाई लिख दिया हमने तो उसकी जगह। तो आपने और नंबर देके इसने कहा 121 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 41 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो आपको इतना सा भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता है त्रिज्या का भी गुणा होता है, ऊंचाई का भी गुणा होता है पाई में, यानी कि जो भी उत्तर आएगा उसमें 41 का भी भाग जाएगा और 121 का भी। और 121 आप जानते हैं 11 गुणा 11 होता है, यानी फिर मुझे 11 मिल गया, यानी कि फिर मैं ढूंढ लूंगा उत्तर को 11 की डिविजिबिलिटी के आधार पे। आपने देखा 9 और 1 10, 9 और 2 11, अंतर 1 मिला, भाग नहीं जाता, उत्तर नहीं हो सकता। 9 और 2 11, 2 और 1 3, अंतर मिला मुझे यहाँ 8 का, भाग नहीं जाता। देखिए 9 और 2 11, 9 और 2 11, दोनों का अंतर 0 मिला, इसमें 11 का भाग जाता है। 9 और 5 14, 9 और 2 11, इसमें 11 का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी लगा के मैं आगे बढ़ा। इस बार हमने पाई के आधार पे नहीं, जो नंबर दे रखा था उसके आधार पर उत्तर को निकाला। हमारे जो सबसे काम के नंबर हैं सबसे ज्यादा, उसमें 8 9 और 11, ये 3 ऐसे नंबर हैं जहां हमें क्वेश्चन में यदि हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया कि इस नंबर का गुणा हो रहा है, 8 का गुणा हो रहा हो, 9 का हो रहा हो, 7 का भी गुणा हो रहा हो, या 11 का गुणा हो रहा हो, 13 का गुणा हो रहा हो। हालांकि मैं तो ये कहता हूं जैसे ही आपको आइडिया लगे कि इस नंबर का गुणा इसके उत्तर में हो रहा है, तो निश्चित ही आप एक ट्राई मार सकते हैं, ऑप्शंस को चेक कर लें। जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, जब आपको पता है कि इस क्वेश्चन को मैं 20 से 30 सेकंड में, 40 सेकंड में सॉल्व कर पा रहा हूं, तब तो किसी नए अप्रोच की, नई ट्रिक की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जहां आप फंस गए, आपको नहीं पता चल रहा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, तब आपके काम आ सकती है ऐसी अप्रोच, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी जो मैंने 7 8 ऐसी जो चीजें छोटी छोटी बताई हैं जिसमें डिजिट सम होता है,
जिसमें डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, जिसमें रेशो के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो एलिगेशन ऑफ मिक्सचर वाले कुछ कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो JCM मेथड हो, ऐसे सारे जो मेथड मैंने बताया वो काम आ जाते हैं, कहीं भी आपकी जान बचा लेते हैं, आपके क्वेश्चन को गलत होने से इसी तरह बचा लेते हैं अचानक। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि देखो मैंने लगातार क्वेश्चन लिए थे टाइप वाइज और मैं सीधे क्वेश्चन को लेते चला गया। हमने देखा कि 2-3 क्वेश्चन हमें ऐसे मिले जो हमारे जो ट्रिक थी, जो अप्रोच थी वो काम नहीं आई, लेकिन लगातार सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे थे जिसमें हमारी ट्रिक काम कर रही थी, अप्रोच काम कर रही थी। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप बच्चे देख लेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसे ध्वस्त कर देंगे, और गलती से ये वीडियो पेपर सेट करने वाली कंपनी देख ले तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे ऑप्शन आपको देखने को ना मिले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें हमसे पहले भी लोगों ने बताई हैं। हालांकि ऑप्शन सेट करने वाले उतने अच्छे ऑप्शन सेट नहीं कर पाते, और मैं ये मान के चलता हूं क्योंकि पेपर आपका इतना कम टाइम के लिए डिजाइन किया जाता है कि 1 मिनट से कम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, इस ध्येय के साथ भी पेपर सेट किया जाता है। तो ऐसा भी मैं मानता हूं कि ऑप्शन जानबूझ के ऐसे रखे जाते हो कि 2 ऑप्शन बच्चे के मैच ना करें। अगर वो डिविजिबिलिटी रूल से जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब भी उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसा भी मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये दिमाग में भी उनके रहता होगा कि इस अप्रोच से भी बच्चा चाहे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। इसीलिए तो कम समय दिया गया है एग्जाम में। अगर आपका सॉल्यूशन ही देखना होता तो टाइम आपको ज्यादा दिया जाता। हालांकि देखना है आपका सॉल्यूशन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सही कितनी जल्दी डिसीजन ले पाते हैं ये देखना होता है शायद। तो ऐसा मैं मान के भैया, और ऐसा मान रहा हूं कि आपने इस 15-16 मिनट की वीडियो से बहुत कुछ सीख लिया होगा, और इस वीडियो को बच्चों को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो हमारी क्लासेस चल रही भैया मूल विधि की, हम बात कर चुके हैं, मूल विधि की क्लासेस चल रही हैं अभी यूपीएसआई वालों के लिए, स्पेशल यूपीएसआई वालों के लिए मूल विधि क्लास चल रही है। इसके बाद हम संविधान शुरू करेंगे जिसमें कांस्टेबल वाले, एसआई वाले, और यहाँ तक कि लोअर पीसीएस और पीसीएस तक हम उसमें कवर करेंगे संविधान को। फिर हम इतिहास की बात करेंगे, फिर भूगोल की बात करेंगे। आप कहेंगे भैया पीसीएस की बात कर रहे हैं, आप खुद पीसीएस हो गए क्या? तो धैर्य रखो भैया, हर कोई सब कुछ नहीं हो सकता, सबकी अपनी लिमिटेशन होती है भाई, ठीक है। तो निश्चित ही आप सब लोगों का सहयोग बना रहेगा। आपको अगर मजा आया हो क्लास पढ़ के तो आप इसे शेयर कर देंगे और लाइक जरूर कर दें, और आपका कमेंट तो जरूर मुझे मिल ही जाना चाहिए। कमेंट निश्चित ही आप मुझे कर देंगे कैसी लगी आपको मूल विधि की क्लासेस, और कौन सा अगला टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, कौन से मैथमेटिक्स के टॉपिक की आप अप्रोच जानना चाहते हैं, ट्रिक जानना चाहते हैं कि बहुत लंबे मेथड पे ना जाके भैया ऐसे ही कोई ट्रिक बता दीजिए जिससे मैं कम से कम तुक्का भी मारूं तो मेरे तुक्के के सही होने के चांस बढ़ जाएं। तो निश्चित ही हर एक चैप्टर में ऐसी एक दो ट्रिक हैं, अप्रोच हैं जिनसे काम हो जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन मैंने बता भी रखी है, आप चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट मैथ की जाके देख लेंगे, और नहीं देखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं यूपीएसआई में जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए उन्हें लेके बताऊं, तो आप मुझे बता दें, निश्चित ही मैं एक वीडियो ले आऊंगा 15-20 मिनट की, उसमें आपको समझा दूंगा कैसे इस्तेमाल होना है। जो बच्चे नए हैं 11 की डिविजिबिलिटी की, जिनने प्रैक्टिस नहीं है, उन्हें लगा होगा कि पता नहीं ये क्या हुआ था, क्या अचानक मैंने क्या कर दिया, तो वो बच्चे 11 की डिविजिबिलिटी सीख कर फिर इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस को करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो निश्चित ही उनकी समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, जय हिंद।